Hello students, welcome to Met Academy. My name is Malika and continuing with the chapter of biodiversity and conservation. This is part 2. पहले जो हमने पढ़ा that was part 1 जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि कितने टाइप के स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, अलग अलग लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पढ़ा, स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, ये सारा हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया. अब जो सेकेंड है दैट इज़ कंजर्वेशन. बायोडाइवर्सिटी जितने भी स्पीशीज़ हैं उनको कंजर्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि रिवर पॉपर हाइपोथेसिस जो पॉल एलरिक ने बताई थी कि अगर स्पीशीज़ धीरे धीरे करके इकोसिस्टम से रिड्यूस होते गए तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन ऑन इकोसिस्टम. तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है ये नहीं अभी इतना पता चला है, बट डिक्रीज़ डेफिनेटली हो रही है. काफ़ी स्पीशीज़ क्या हो चुके हैं, डिक्रीज़ मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. अप्रॉक्सली जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो रेड डाटा लिस्ट जिसमें सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़, सारे एक्सटिंक्शन जो हो चुके हैं, जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, उनमें जो बताया गया दैट वाज अप्रॉक्सली 784 स्पीशीज़ का क्या हो चुका है, एक्सटिंक्शन हो चुका है. और उसमें से 338 स्पीशीज़ मतलब प्लांट्स के, 359 इन्वर्टिब्रेट्स के और 87 अलग अलग स्पीशीज़, इस तरीके के सारे जो स्पीशीज़ हैं धीरे धीरे करके ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. और अप्रॉक्सी जो एक्सटिंक्शन हुई है वो जैसे कुछ एनिमल्स हैं, डोडो, क्वागा, थैलेसीन, स्टेलसी काउ, ये सारे जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स हैं ये सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. और कुछ टाइगर के वेराइटीज़ थी, कुछ टाइगर के स्पीशीज़ थे, 3 सब स्पीशीज़, क्योंकि एक टाइप का टाइगर में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ हैं टाइगर के. तो ये सारे इन द लास्ट 500 ईयर्स सारे एनिमल्स धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो गए. वी विल गोना डिस्कस कि क्यों ये सारे जितने भी स्पीशीज़ हैं, क्यों डिफरेंट टाइप की सारी स्पीशीज़ हैं एक्सटिंक्ट हुई हैं. तो इन सब में जैसे ये सारे तो कुछ मेजरली जो 500 ईयर्स जितने भी लास्ट 500 ईयर्स में मेजरली जितने एनिमल्स थे, मेजरली जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स थे, ये सारे रिड्यूस्ड हुए हैं, मतलब सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. डोडो था, मॉरिशियस, मतलब ये सारे नाम याद रखने हैं. कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन सी स्पीशीज़ कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है. पेपर में मैच द फॉलोइंग में कि कौन सा स्पीशीज़ कौन से जगह पर प्रेजेंट था, कौन सा स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट ज़्यादा जल्दी हो गया, ये सारी चीज़ों के नाम, उनकी लोकेशंस, जैसे थैलेसीन इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलसी काउ इस तरीके से अफ्रीका. ये सारे ऑर्गेनिजम्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लोकेशन भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर सारे ऑर्गेनिजम्स थे, कहाँ कहाँ पर रिडक्शन होनी शुरू हो गई. और ये जितने भी एनिमल्स हैं, जितनी भी सारी ये स्पीशीज़ हैं, ये सारी की सारी एक्सटिंक्ट है. एक होता है एक्सटिंक्ट एंड अनदर वर्ड इज़ एंडेंजर्ड, जो खतरे में है एक्सटिंक्शन के, थ्रेट में है कि ये आगे जाके अगर इनको कंजर्व नहीं करा गया, अगर इनको सेव नहीं करा गया तो व्हाट विल हैपन, दे विल बिकम एक्सटिंक्ट. ये भी इन कैटेगरीज में ही आ जाएंगे, राइट. तो अप्रॉक्सली जितने एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड हैं दे आर 15,500 स्पीशीज़ जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं. 784 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अभी तक जितने भी थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा. लास्ट ईयर्स में 27 स्पीशीज़ सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. तो इसमें क्या है, 1500 स्पीशीज़ आर एंडेंजर्ड, ये खतरे में हैं एक्सटिंक्शन के. इतने ये सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनकी लोकेशन ये सब ध्यान रखना है. एंडेंजर्ड इतने हैं, उसमें से 12% है प्लांट्स, 23% मैमल्स, 32% amphibians and 31% gymnosperms. ये सारे जितने स्पीशीज़ हैं इतना परसेंटेज है जो रिड्यूस्ड हो चुका है.
मतलब एंडेंजर्ड में है क्योंकि इनका जो पॉपुलेशन है वो कम हो चुका है। अगर कंजर्व नहीं करा गया सो व्हाट विल हैपन, ये भी इन्हीं की कैटेगरी में चले जाएंगे। और ये सारा जितना भी सारा डेटा है ये सारा IUCN ने उनकी रेड डाटा लिस्ट, इसमें से पता लगाया गया कि कौन से एनिमल्स एंडेंजर्ड हो चुके हैं, कौन से एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें। और अब ये सारी चीज़ें पता लगाई गई। IUCN ने ये भी बताया था, जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा, IUCN ने बताया कि कितने टोटल स्पीशीज़, अप्रॉक्सीमेट कितना एस्टिमेट उन्होंने किया कि कितने टोटल स्पीशीज़ प्लांट्स के और एनिमल्स के हैं, दैट वाज 1.5 मिलियन। और इसी में उन्होंने ये भी बताया कि कितने स्पीशीज़ जितने ओवरऑल प्रेजेंट हैं, कितने स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और कितने एंडेंजर्ड हैं। अब इनका रीज़न भी कुछ होगा कि क्या रीजंस थे, ह्यूमन की एक्टिविटी से भी और कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से भी ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी अलग अलग प्लांट्स एनिमल्स, कितनी भी स्पीशीज़ हैं, वो धीरे धीरे करके सारी क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, तो कॉज क्या है इनके एक्सटिंक्शन का। चार मेन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन हुई है और कुछ एनिमल्स जो है वो एंडेंजर्ड हो गए हैं। तो उसे हम ईविल क्वार्टेट, जो चार ऐसे कॉजेज़ हैं उनको हम ईविल क्वार्टेट भी बोलते हैं कि इन वजह से, ये ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो प्रीशियस एनिमल्स थे, जो प्रीशियस प्लांट्स थे, जो मे भी आगे काम आ सकते थे, इकोसिस्टम में जो पार्ट थे वो सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो पहला जो ईविल क्वार्टेट में जो पहला कॉज है दैट इज़ योर हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस का मतलब क्या हुआ, जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ का जो हैबिटेट, उनका जो सराउंडिंग था, जैसे मेजरली जितने एनिमल्स हैं, जितने भी हर्ब्स श्रब्स जितने भी ज़्यादा हैं वो मेजरली फॉरेस्ट एरियाज़ में मिलते हैं। अगर उनका हैबिटेट ही बिगड़ जाए ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से उनका हैबिटेट ही बिगड़ जाए, तो विल दे गोना सर्वाइव? नो, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ही वो रह रहे थे, उनको पता था कि फूड का उनका सोर्स क्या है, जो भी उनको मटेरियल चाहिए वो कहाँ से मिल सकता है। तो हैबिटेट लॉस में अमेज़न फॉरेस्ट आता है। अमेज़न फॉरेस्ट अप्रॉक्सली 14% लैंड कवर करता था पहले के टाइम पे। 14% लैंड अमेज़न फॉरेस्ट की साउथ अमेरिका में कवर्ड थी, लेकिन धीरे धीरे करके फॉरेस्ट का जितना भी एरिया है, जितना भी ट्रीज़ उस एरिया को कवर करता है, इट गेट रिड्यूस्ड टू 6%। इतना रिडक्शन हो गई फ्रॉम 14% टू 6%। इतना ज़्यादा रिडक्शन हो चुकी है फॉर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। बेसिकली मेजर रीज़न जो फॉरेस्ट का रिडक्शन हो रहा है, जो प्लांट्स का जितना भी रिडक्शन हो रहा है, दिस इज़ जस्ट बिकॉज फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की वजह से, अब किस टाइप के क्रॉप के लिए? सोयाबीन। इन क्रॉप्स के लिए और कुछ कैटल्स के रेजिंग के लिए, मतलब उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए, बीफ कैटल्स मेजरली उनकी प्रोडक्शन की, मतलब उनको फूड प्रोवाइड करना, उनको पूरा खिलाना, अच्छे से जितना भी उनको न्यूट्रिशन है देना, वो सारा जो भी मिलता था, जो बीफ कैटल्स को जितना भी सारा न्यूट्रिशन मिलता था, दैट वाज फ्रॉम फॉरेस्ट। तो अमेज़न फॉरेस्ट अप्रॉक्सली 20% इतना यूज़फुल है ना, जितनी भी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है या कितना भी पार्ट होता है, मेजरली 20% जो पार्ट है वो अमेज़न फॉरेस्ट का ही होता है। जो ऑक्सीजन का 20% पार्ट है, क्योंकि इतने प्लांट्स हैं, इतने ट्रीज़ हैं अमेज़न फॉरेस्ट में, तो वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे जैसे 14% से जो प्लांट का एरिया था, फॉरेस्ट का जो एरिया था, वो 14% से 6% हो गया, तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी कम होती जा रही है। इन सब एग्रीकल्चर इज़ द मेन कॉज कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ। अब जैसे जैसे प्लांट्स कम हो रहे हैं, एनिमल्स का फूड, उनका शेल्टर,
जो भी सारी भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके क्या हो रही है, कम हो रही हैं। अगर उनको शेल्टर ही नहीं मिलेगा, एक्सट्रीम कंडीशंस में उनको छुपने के लिए अगर जगह ही नहीं मिलेगी, तो कैसे उनका सर्वाइवल है, इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइवल हो पाएगा। तो वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी स्पीशीज़ हैं, जो बहुत सारे ऐसे भी स्पीशीज़ हैं अमेज़न फॉरेस्ट में जो अभी तक पता भी नहीं लगाया गया। अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन स्पीशीज़ आर येट टू बी डिस्कवर्ड। तो इतने स्पीशीज़ हैं जो पता ही नहीं है कि हैं कि भी नहीं है, तो वो भी क्या हो रहे हैं, साइड बाय साइड एक्सटिंक्ट, वो भी कम होते जा रही है। उनकी जो पॉपुलेशन है, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, उनका पॉपुलेशन भी कम होता जा रहा है। सो दिस वाज द फर्स्ट इविल क्वार्टेट जो कॉज कर रहा था क्या, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड जो रीज़न है दैट इज़ योर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। रिसोर्सेज जितने भी ह्यूमंस लेते हैं फ्रॉम फॉरेस्ट, बहुत सारे जितना भी मेजरली जितनी भी चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग्स में, वो सारी के सारी फॉरेस्ट से आती हैं। नीड के लिए हमें चाहिए, हमारे रहने के लिए, खाने के लिए हमें चाहिए, लेकिन इंसान क्या हो जाता है, लालची, कि उनको और ज़्यादा चीज़ें चाहिए और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। इतना सर्वाइवल नीड से भी हो रहा है, लेकिन अगर रिसोर्सेज हम ज़्यादा लेंगे सो व्हाट विल हैपन, वो रिसोर्सेज क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे, क्योंकि वी नो कि प्राइसलेस है, उन पे कोई प्राइस टैग तो नहीं है, तभी रिसोर्सेज क्या है, बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी जो रिसोर्सेज है वो यूज्ड होते जा रहे हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल जो हमने अभी पढ़ा, स्टेलर सी काउ, जो रशिया में बहुत हेल्पफुल या यूज़फुल जो स्पीशीज़ थी, दैट वाज स्टेलर सी काउ, वो एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, ओवर एक्सप्लॉइट किया, अलग अलग पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया। तो ऑफकोर्स ये बात है, कोई चीज़ को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक ना एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो चीज़ ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। रिसोर्सेज को भी, जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, एक ना एक ऐसा पॉइंट भी होगा जहाँ पर वो रिसोर्सेज क्या होती जाएंगी, धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो ये एक एग्जाम्पल है स्टेलर सी काउ, जो 500 साल से ही मतलब धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों को यूज़ करते गए। एट अ लास्ट व्हाट विल हैपन, द स्पीशीज़, प्लांट्स एंड एनिमल्स की कोई भी स्पीशीज़ हैं वो क्या होती जाएंगी, एक्सटिंक्ट होती जाएंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। दिस वॉज द सेकेंड कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थर्ड कॉज है हमारा एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन मतलब एलियन का इसमें क्या मतलब हुआ, ऐसी स्पीशीज़ जो इंडिजिनस नहीं है, मतलब जो वहाँ की इन कम्युनिटी में, वहाँ के इन्वायरमेंट में जो स्पीशीज़ नहीं प्रेजेंट है बाहर से। अब एलियन हम किसको बोलते हैं कि कोई बाहर से अगर कोई पर्टिकुलर जैसे आए उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जहाँ पर ऑलरेडी दूसरी स्पीशीज़ रह रही हैं, कोई बाहर से स्पीशीज़ आए और उन जो वहाँ पर है इंडिजिनियस स्पीशीज़ जो वहाँ पर प्रेजेंट हैं उन्हें हार्म कर रही हूँ, तो उस टाइप के इन्वेजन को क्या बोलते हैं, एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। दो चीज़ें हैं, एलियन स्पीशीज़ और इंडिजिनियस स्पीशीज़। इंडिजिनियस स्पीशीज़ जो वहाँ पर स्पीशीज़ प्रेजेंट हो, जिनका एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहती है, और एलियन स्पीशीज़ जो इन स्पीशीज़ को क्या करेंगी, हार्म पहुंचाएंगी। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इन स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन होना शुरू हो जाएगा। अगर ज़्यादा लेवल पर हार्म पहुंचा दिया तो ऑफकोर्स सी बात है एक्सटिंक्शन होगा। प्लांट्स में जैसे यू माइट हैव हर्ड द टर्म वाटर हाइक्सनेथ, ये क्या करेगा, ऐसा प्लांट है जो एकदम ओवरऑल पूरे पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, पूरा पानी को कवर कर देगा, और बहुत रैपिडली इतना ज़्यादा अमाउंट में ये फटाफट स्प्रेड होता है, इतना ज़्यादा कवर कर देगा पूरे वाटर को, जिसमें जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो उसके नीचे हैं, क्योंकि फूड शेल्टर कुछ सनलाइट तो प्रोवाइड नहीं करेगा, नीचे जो एनिमल्स ये हैं, जो नीचे प्लांट्स हैं, तो धीरे धीरे करके जो वाटर हाइक्सिंग होगा वो पूरे प्लांट्स को धीरे धीरे एक्सटिंक्ट करवा देगा। तो दैट इज़ वन एग्जाम्पल कि कैसे जो एलियन अब बाहर से है ना, वाटर हाइक्सिंग पर्टिकुलर उसका एनवायरनमेंट तो नहीं था, तो वो बाहर से आने की वजह से दूसरे जो प्लांट्स, दूसरे जो एनिमल्स हैं
उनको क्या कर देगा, हार्म पहुंचाएगा। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, एलियन स्पीशीज इन्वेजन का। दूसरा एग्जाम्पल है नाइल पर्च। नाइल पर्च एक टाइप का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो ईस्ट अफ्रीका की लेक में पाया जाता है, दैट इज द लेक कॉल्ड एज लेक विक्टोरिया। अब जब ये इंट्रोड्यूस किया गया, जब ये ईस्ट अफ्रीका की लेक में ये जो नाइल पर्च है, जब ये इंट्रोडक्शन इस ऑर्गेनिज्म की हुई, तो इसने क्या किया, वहाँ की जो फिशेस हैं उनको हार्म पहुँचाना शुरू कर दिया, उनका सारा न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करी, पूरा का पूरा मतलब ये सारी स्पीशीज़ ने कम्पीट किया उन सारी फिशेस के साथ। तो धीरे धीरे करके क्या हो, अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, कम्पीट अगर वो नहीं कर पाएंगी, सो व्हाट विल हैपन, एक्सटिंक्शन, ख़त्म होना, धीरे धीरे करके क्या होगा, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी फिशेस जो वहाँ पर थी, दैट वाज कॉल्ड एज चिचलिड फिशेस। अप्रॉक्सली इन फिशेस ने 200 स्पीशीज़, इतनी स्पीशीज़ को क्या करा, एक्सटिंक्ट करवा दी। तो ये सारे रीजंस थे कि कैसे धीरे धीरे करके सारी जितनी भी स्पीशीज़ हैं, अगर दूसरे एलियन स्पीशीज़ अगर आती हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, ये जो फिशेस थी, ये चिटलिड फिशेस जो थी, दे वर इंडिजिनियस, राइट, ये ऐसी फिशेस थी और ये क्या कर रही, वहाँ पर उनका एनवायरनमेंट में वो रह रही थी। जैसे ही ये फिश, ये नाइल पर्च इंट्रोड्यूस करवाई गई, सो व्हाट विल हैपन, द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज विल अकर। तो ये 3 रीजंस थे ऑफ हैबिटेट लॉस, ऑफ दिस कॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ द 4th रीजन इज को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है, को आपस में, मतलब कम्युनिटी या पर्टिकुलरली जैसे 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी या एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो दूसरा ऑर्गेनिज्म भी उसके साथ साथ, अगर वो ही उस पर डिपेंडेंट है, तो वो भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा। को एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं तो साथ के साथ दोनों इकट्ठे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, जैसे होस्ट और पैरासाइट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है को एक्सटिंक्शन में। अब सपोज एक पर्टिकुलर होस्ट जिस पर वो पैरासाइट प्रॉपरली डिपेंडेंट है, जैसे कस्क्यूटा फिशेस पर एक पैरासाइट है जो पूरा उसका न्यूट्रिशन लेता है। अब अगर फिशेस ही नहीं रहेंगी, किसी रीज़न की वजह से उन फिशेस का एक्सटिंक्शन हो गया, जैसे ये सारे रीजंस हैं, ये सारे एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन में उन फिशेस का एक्सटिंक्शन हो गया, तो जो कस्क्यूटा, जो उस पैरासाइट जो अटैक कर रहा था फिशेस पर, वो भी क्या होगा, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कस्क्यूटा और किसी पे पैरासाइट पर, जो पैरासाइट है कस्क्यूटा, और किसी पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, पर्टिकुलर एक ही फिश पर वो अटैक कर पा रहा है, उसका जो न्यूट्रिशन है वो सारा वही कस्क्यूटा ही उस फिश से ले पा रहा है। अगर वो फिश नहीं होगी तो कस्क्यूटा भी मर जाएगा। सो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, को एक्सटिंक्शन का, कि अगर होस्ट मरता है, होस्ट सर्वाइव नहीं कर पाता, होस्ट का एक्सटिंक्शन होगा, तो पैरासाइट का भी धीरे धीरे करके एक्सटिंक्शन हो जाएगा, राइट। सो दीज आर द कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि क्या रीज़न है बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है, स्पीशीज़ में जो भी वेरिएशंस हैं वो सारी एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, राइट। अब ज़रूरत क्या है, अब इनको कंजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे करके अगर एक्सटिंक्शन होती जा रही है, कंजर्व करना भी ज़रूरी है, बचाना भी इनको ज़रूरी है। क्या रीज़न है, क्यों ज़रूरत है, अगर एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, एंडेंजर्ड अगर होते जा रहे हैं, तो होने तो व्हाट इज़ द नीड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। तो 3 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से वी नीड टू कंजर्व इट। बहुत ज़रूरी है, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हमने पढ़ा 784 स्पीशीज़ इन द लास्ट 500 ईयर्स, इतने स्पीशीज़, इतनी वेराइटीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो अगर एक्सटिंक्ट हो भी रही हैं इन्वायरमेंट में, जैसे फॉरेस्ट अगर धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से या कोई भी रीज़न की वजह से फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, स्पीशीज़ कम हो रही हैं, तो क्या इफ़ेक्ट है और हमें क्यों उसको बचाना ज़रूरी है, व्हाट इज़ द नीड। तो रीज़न्स क्या होंगे, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो ध्यान रखने हैं, लाइक नैरोली यूटिलिटेरियन,
इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी फॉरेस्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, राइट, जो भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है, जो भी वेस्ट, इवन जो फॉरेस्ट का ट्रीज़ का जो वेस्ट पार्ट है, टैनिन, रेजिन, गम्स, ये सारा वेस्ट पार्ट है, वो भी हमारे काम का है, सब चीज़ें हम यूज़ कर पाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट, बेसिक जो मतलब हुआ ये हुआ इसका इकोनॉमिक बेनिफिट। मतलब अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ हमें मिल नहीं पाएगी, कैसे हम उसका सेल, परचेज या कोई भी कुछ भी कर पाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 25,000 जो स्पीशीज़ है ना प्लांट्स की, वो सारी मेडिसिनल पर्पसेस में यूज़ की जाती हैं। मतलब हमारे प्रॉफिट के लिए ही हमें सेव करना इन जितने भी स्पीशीज़ हैं, जितनी भी वैरायटीज़ हैं ऑफ प्लांट्स, अपने प्रॉफिट के लिए ही सेव करना बहुत ज़रूरी है। अगर धीरे धीरे करके फॉरेस्ट ख़त्म होते जाएंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा अमेज़न फॉरेस्ट वाज रिड्यूस फ्रॉम 14% to 6%, अगर ऐसे ही करते करते रिड्यूस होंगे तो इकोनॉमिक बेनिफिट जो हमें बेनिफिट्स जो ट्रीज से या उनका वेस्ट मटेरियल जिससे भी जो बेनिफिट मिल रहा था वो हमें नहीं मिल पाएगा। और जितना भी मेडिसिनल पर्पसेस जो, और इतने तो अभी बस 25,000 पता है, प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़ अभी पता है और बहुत सी हैं जो अभी डिस्कवर्ड भी नहीं हुई हैं और डिस्कवर्ड होनी है कि, और अभी में भी जैसे बहुत रिसर्चेस चल रही हैं कि पता लगाने के लिए कि इतने प्लांट्स हैं, उनकी क्या क्या और प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे वो हमारे यूज़ में आ सकती हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, 25% प्लांट्स ऐसे हैं जो ड्रग्स का मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यही मतलब हुआ कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी स्पीशीज़ हैं, हमारे प्रॉफिट में ही यूज़ होती हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये नैरोली यूटिलिटेरियन, अपने प्रॉफिट के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए जो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वी नीड टू कंजर्व इट, राइट। फिर दूसरी चीज़ आती है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब क्या हुआ, अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम ना भी देखें, अगर हम वो चीज़ ना भी देखें कि कैसे हमें काम आ रहा है, एस्थेटिक प्लेजर्स के लिए अगर हम वॉक करने जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, तो वी फील थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, फ्रेशन अप थोड़ा सा फील करते हैं। अगर वहाँ पर हम वॉक करते हैं या कुछ भी चीज़ें कर रहे होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। पार्क्स में जाना, हिल स्टेशंस पे जाना, वहाँ पर क्या है, ट्रीज़ ही तो हैं, पूरा फॉरेस्ट एरियाज़ ही तो हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं अपने बेनिफिट के लिए ही। अगर वो सब नहीं होगा, डेजर्ट एरिया, ये सिटीज़ पूरी होंगी तो हमें इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर थोड़ा सा जैसे गांव के एरियाज़ में जाएंगे, थोड़ा खेतों के एरिया में अगर हम जाएं तो व्हाट वी फील गुड, हमें अच्छा लगेगा उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में। तो एस्थेटिक प्लेजर्स के लिए भी वी नीड टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। पहला तो रीज़न था कि जितनी भी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट, हम उसका परचेज करते हैं, सेल करते हैं, जो मर्जी करते हैं, वो सारा आया हमारा नैरोली यूटिलिटेरियन में। दूसरा चीज़ आया हमारे पर्सनल चॉइस के लिए, वेदर वी फील गुड अबाउट इट और नॉट। पॉलिनेशन के लिए भी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन कैसे, अगर पॉलिनेशन नहीं हुई, वी स्टडीड अबाउट पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन नहीं हुई सीड्स नहीं बनेंगे, सीड्स नहीं बनेंगे तो फ्रूट्स नहीं बनेंगे, अगर फ्रूट्स नहीं बनेंगे तो हम खाएंगे क्या, राइट। जो फूड है प्रॉपरली जो भी बनता है प्लांट्स के थ्रू, ये सारी चीज़ें हैं, अगर वो ही नहीं होंगी तो हम कैसे आगे सर्वाइव कर पाएंगे। ये सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है, जस्ट फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए ये सारी जो चीज़ें आएंगी, दैट विल कम अंडर योर ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। Third reason that why we need to conserve our biodiversity is ethical argument. क्या मतलब वो एथिकल आर्ग्यूमेंट का, भाई अगर रिसोर्सेस इतने सारे प्लांट्स ने, ट्रीज़ ने हमें दिए, हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनको बचाएं, उनको प्रोटेक्ट करके रखें, राइट। हमें भी ऐसा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बचाना। वी ओ देम, हमें कुछ ना कुछ तो उनसे मिल ही रहा है, भले ही कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे स्पीशीज़ है प्लांट्स के जो अभी के टाइम पे बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, मे बी वो उनके बारे में थोड़ा आगे जाके पता चले कि इन प्लांट्स की, इन स्पीशीज़ की इतनी ज़्यादा
बेनिफिट प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर हैं, तो अभी नहीं पता चल रहा है, ये मे बी आगे जाके पता चले। तो बेसिकली एथिकल, हमारे एथिक्स क्या कहते हैं रिगार्डिंग जो जितने भी रिसोर्सेज हैं प्लांट्स के, जितने भी रिसोर्सेज हैं ट्रीज़ के, वी ओ देम, हमें सेव करना हमारी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बायोडाइवर्सिटी है उनको कंजर्व करना। तो ये 3 रीजंस थे दैट व्हाई वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल आर्गुमेंट। अब बात हो गई कि कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। तो 2 टाइप का कंजर्वेशन होता है जिस तरीके से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। द फर्स्ट इज इन सीटू कंजर्वेशन एंड अनदर वन इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू में क्या होता है, अगर टाइगर को सेव करना है, टाइगर की स्पीशीज़ को सेव करना है, तो हमें जहाँ पर पूरा एनवायरनमेंट है, जहाँ पर टाइगर का हैबिटेट है, उसको भी सेव करना पड़ेगा। और इन सब कंजर्वेशंस में क्या होगा, टाइम लगेगा। तो उस टाइप की कंजर्वेशन को क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। इसमें जनरली ना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं, मतलब अगर हमें एक जगह पर बहुत सारे स्पीशीज़ है, वो बहुत सारे टाइगर के स्पीशीज़ हैं, बहुत रिचनेस है, बहुत ज़्यादा कंप्लीटली वो एरिया कवर्ड है टाइगर से, तो पूरा एरिया को ही हमें क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तो जो स्पीशीज़ रिचनेस, एक एरिया में जितने भी स्पीशीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंडेमिज्म। स्पीशीज़ रिचनेस इन अ गिवन पर्टिकुलर एरिया। और इन सब चीज़ों को बचाना, इन सारे एरियाज़ को बचाना किसके अंदर आता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। मतलब अगर यहाँ पर जैसे हॉटस्पॉट्स का मतलब ही हुआ कि एंडेमिज्म एरिया को, जितने भी वहाँ पर स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, उन पूरे एरिया को बचाना, पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड एज योर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। टोटल 25 ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं और उसमें 9 और अभी तक ऐड हो चुके हैं। तो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर प्रेजेंट इन वर्ल्ड, जिसमें से 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में प्रेजेंट हैं। 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो पूरे एक पर्टिकुलर एरिया को कवर कर पाते हैं। तो 3 ऐसे हैं, कौन कौन से, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड मेघालय, फिर एंड हिमालय। ये 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में। टोटल ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात करें तो टोटल पहले 25 थे, अब 9 और ऐड हो चुके हैं, तो टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर 39। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजर्वेशन, पहले तो इन सीटू कंजर्वेशन था, तो अब जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ योर एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब इस टाइप के कंजर्वेशन में इन Z2 में क्या था, दैट पूरा टाइम, प्रॉपर टाइम चाहिए था। क्यों? क्योंकि पूरे हैबिटेट को प्रोटेक्ट करके रखना था। अब XC2 कंजर्वेशन में क्या होगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर एनिमल को, उस स्पीशीज़ को ही प्रोटेक्ट करेंगे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं। लाइक जैसे टाइगर को अगर हमें सेव करना है तो पूरा हैबिटेट को ना सेव करके सिर्फ और सिर्फ हम किसको, टाइगर को ही सेव करेंगे। ऐसी स्पीशीज़ जो एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो आएंगी उन स्पीशीज़ को, क्यों? क्योंकि जो इन C2 टाइप का कंजर्वेशन है दैट इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। थोड़ा अगर टाइम है प्रॉपरली तो पूरे हैबिटेट को सेव करना वो तब पॉसिबल उस कंडीशन में वो होता है। लेकिन अगर XC2 में इतना ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा फटाफट एक्यूरेट स्टेप्स, इमीडिएट स्टेप्स अगर लेने हैं तो उस टाइप की कंजर्वेशन को वी कॉल इट एज XC2 कंजर्वेशन। इसमें कुछ जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स, ये सारी कैटेगरीज जो हैं ये XC2 कंजर्वेशन में आती हैं।
ठीक है। अब जैसे उसमें क्या था, इन सीटू कंजर्वेशन में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी इन सीटू कंजर्वेशन में। और एक्स सीटू में जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स, ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को, सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर स्पीशीज़ को अगर सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर योर इन सीटू कंजर्वेशन। एक और तरीका है जिससे स्पीशीज़ जो है वो सेव हो सकते हैं। जो स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है, कोई भी जैसे वाइट एलिफेंट था, वो अब एंडेंजर्ड स्पीशीज़, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, तो उनके जितने भी गेमीट्स, जैसे मेल और फीमेल के गेमीट्स स्टोर कर दिए, फ्रीज्ड कर दिए, तो आगे जाके अगर वो एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं तो उन गेमीट्स का फ्यूजन हम करवा सकते हैं ताकि वो स्पीशीज़ कंप्लीटली प्रॉपरली एक्सटिंक्ट ना हो। तो दूसरा वे, एक तो जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन्स बना के हम इन सीटू कंजर्वेशन कर सकते हैं। दूसरा वे जिससे ये इन सीटू कंजर्वेशन होती है इज थ्रू स्टोरिंग गेमीट्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। उन स्पीशीज़ के गेमीट्स, मेल और फीमेल गेमीट स्टोर करना जो स्पीशीज़ खतरे में है एक्सटिंक्ट होने के, दैट थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, तो उन स्पीशीज़ के गेमीट स्टोर करके आगे वो स्पीशीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं ताकि कंप्लीटली क्या उन स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन ना हो। तो ये तो थे दो वेज बाय विच वी कैन कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। एक्स सीटू कंजर्वेशन थी और दूसरी क्या थी, इन सीटू कंजर्वेशन। अब इसके साथ साथ कुछ समिट, जैसे वर्ल्ड समिट, अर्थ समिट भी ऑर्गेनाइज किए गए ताकि जो एनवायरनमेंट है, थोड़े अलग अलग नेशंस को बुलाया और उनमें डिस्कशन हुई कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, राइट। तो अर्थ समिट पहला जो अर्थ समिट था जिसमें सारे काफ़ी नेशंस को इकट्ठा किया और उसमें डिस्कशन हुई कि व्हाट आर द वेज बाय विच we can protect our biodiversity, and that happened in 1992 in Rio de Janeiro। पहला जो अर्थ समिट हुआ था वो 1992 में हुआ था टू प्रोटेक्ट आवर बायोडाइवर्सिटी, राइट। और एक वर्ल्ड समिट भी हुआ, उसमें क्या था, ये 2002 में किया गया। एक तो था अर्थ समिट जो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए अर्थ समिट ऑर्गेनाइज हुआ। वर्ल्ड समिट में क्या हुआ, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम कैसे जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, कैसे हम अपनी जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको सेव कर पाए ताकि वो आगे जाके कम्प्लीटली एंडेंजर्ड ना हो जाए, आगे जाके वो हमें यूज़ आए, उन चीज़ों का हम उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, आगे जितनी भी जनरेशन्स आएंगी उनके लिए वो स्पीशीज़ स्टोर करना, उनके लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बचाना ताकि फ्यूचर जनरेशन में थोड़े बहुत वो रिसोर्सेज जितने भी हैं वो यूज़ कर पाएँ। तो बेसिकली जो वर्ल्ड समिट का काम था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था। और फिर इस समिट में फिर आगे डिसाइड किया गया कि फिर आफ्टर एवरी 10 years वी विल अगेन मीट, दोबारा से पूरा एक समिट ऑर्गेनाइज होगा और उसमें देखा जाएगा कि कितने एक्चुअल में रिसोर्सेज क्या हुए हैं, सेव हुए हैं, कितने एक्चुअल में रिसोर्सेज या स्पीशीज़ का आगे जाके फ्यूचर जनरेशन में देखा गया कि एक्सटिंक्ट कितने हुए हैं, एंडेंजर्ड कितने हुए हैं, आगे जाके वो कितने काम आ रहे हैं। तो ऐसे आफ्टर एवरी 10 years, तो 2012 में दूसरा समिट ऑर्गेनाइज्ड हुआ और जिसमें अलग अलग फिर यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ही बातें नेशंस ने करी। तो ये दो समिट थे, अर्थ समिट व्हेन इट हैपेंड इन 1992 एंड वेयर इन रियो डी जेनेरियो। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर हुआ, कब हुआ और वो क्या था, बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए। बेसिक रीज़न यही था, बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज़ को बचाना। दूसरा समिट वॉज वर्ल्ड समिट, कब हुआ था, 2002 में। एम क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ईयर और उसमें मेन पर्पस, उनका जो मेन एम था वो क्या था। विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन लॉस हुआ तो कैसे हुआ, क्या मतलब था बायोडाइवर्सिटी का, वी कवर्ड इट ऑल।
इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई पार्ट कोई पर्टिकुलर नहीं समझ आया हो, देन यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। साथ के साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका इस पूरे चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स आई एम गोना प्रोवाइड यू इन टेलीग्राम। और कोई भी नीट से रिलेटेड कोई भी पर्सनल क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन द इंस्टाग्राम। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। So please like, subscribe and share channel Med Academy. Thank you very much.